ये राष्ट्र के लिए काम करती है बीजेपी, देश के लिए काम करती है। इसलिए हमारा मकसद है राष्ट्र प्रथम कि 2024 का जब ये विधानसभा चुनाव सितंबर अक्टूबर में आएगा तो फिर हम पुनः हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी जी के इस बयान के ऊपर चर्चा हो चुकी है कि पूरे एक समाज को टारगेट करके कि हिंदू मतलब हिंसा। देश का दुर्भाग्य है कि इस किस्म का आदमी देश के विपक्ष के नेता के पद के ऊपर है, लेकिन लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र के अंदर पता नहीं किसको कहाँ बिठा दें। अब उसको झेलेंगे जितने दिन झेला जाएगा। किसी भी गरीब की बेटी की शादी है उसमें कन्यादान की राशि शादी के बाद नहीं, शादी से 3 दिन पहले मिलेगी। हम हर सप्ताह किसी न किसी इलाके के अंदर शिविर लगा के हज़ारों लोगों को, किसी को ट्राईसाइकिल, किसी को साइकिल, किसी को औजार खरीदने के पैसे, किसी को कन्यादान की राशि, करोड़ों करोड़ों रुपया हर हफ्ते सैनी साहब वितरित किया करते थे। बहुत सी जो समस्याएं पोर्टल के माध्यम से आती थी उनके समाधान के लिए रोज़ाना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जब से मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा की बागडोर संभाली है, एक के बाद एक जनता के कल्याण के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए फैसले किए जा रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में गरीब वर्ग के जितने लोग भी प्लाट लेने से वंचित रह गए थे, अंबेडकर आवास योजना के तहत पेंशन से वंचित रह गए थे, उनको पेंशन देने के लिए अभियान की शुरुआत की और सबको दे दी गई। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने परसों ही ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि भारत मैं हरियाणा सरकार के संबंध में आपके सामने कहने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। जब से मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा की बागडोर संभाली है, एक के बाद एक जनता के कल्याण के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए फैसले किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा फैसला तो भारत का जनप्रतिनिधित्व का एक पहला अंश तो है, पहला अंग होता है, पहली सीढ़ी होती है सरपंच गांव के। उनको 21 लाख तक के काम करवाने की व्यवस्था उनको दे दी गई। बहुत सी अन्य छूटें, और एक बहुत बड़ा जो लोकतंत्र के अंदर जो फैसला किया गया कि जब भी कोई कार्यक्रम होगा सरकारी तो डीसी एसपी के साथ सरपंच की कुर्सी लगेगी। और उससे भी बड़ा एक जनतांत्रिक जो निर्णय किया गया, ये किया गया कि जो ग्राम सचिव होता है उसकी ACR के ऊपर गांव का सरपंच टिप्पणी लिखेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है लोकतंत्र के अंदर। उसके साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में गरीब वर्ग के जितने लोग भी प्लाट लेने से वंचित रह गए थे अंबेडकर आवास योजना के तहत, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिनमें रोहतक के अंदर मैं प्रमुख था और मुख्यमंत्री जी ने पानीपत से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, पूरे प्रदेश के अंदर उनको प्लाट देने के लिए। और जो पेंशन से वंचित रह गए थे उनको पेंशन देने के लिए अभियान की शुरुआत की और सबको दे दी गई। उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक निर्णय हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है। और मेरी तो बहुत समय से ये मांग थी कि हरियाणा प्रदेश में बहुत सी ऐसी गरीब जातियां हैं जो जनजातीय श्रेणी के अंदर आ सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ सिकलीगर है, सपेरा है, सिंगी काट है, ओड है, बाजीगर है, गाड़िया लोहार है, टपरीवास हैं। तो इस किस्म की काफ़ी जातियाँ ऐसी हैं जिनकी जनजातीय श्रेणी की हम व्यवस्था कर सकते हैं और उनको ऊपर उठाने के लिए व्यवस्थाएं जनजातीय आधार के ऊपर हो सकती हैं। काफ़ी समय से उन लोगों की मांग थी और हमने भी 2009 के अंदर मैनिफेस्टो के अंदर भी ये बात रखी थी कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी व्यवस्था हम करेंगे। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने परसों ही ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि भारत के अंदर ऐसी, हरियाणा प्रदेश में ऐसी जातियां जो कुछ पिछड़े वर्गों में शामिल हैं और कुछ ज़्यादातर ऐसी समाज में हैं, उन जातियों को पूरा चिन्हित तो कर लिया गया है। पहले उनके लिए एक घुमंतु विकास बोर्ड की स्थापना की थी, अब उनके विकास के लिए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वित्त निगम की व्यवस्था की जाएगी और उसके साथ साथ उनका पूरा का पूरा एजेंडा बना के और हरियाणा सरकार की तरफ से पास करके और जनजातीय मंत्रालय को भेजा जाएगा। उसके बाद जनजाति आयोग के अंदर ये विषय जाएगा और जब उनको जनजाति का दर्जा हरियाणा प्रदेश में मिल जाएगा तो उनका एकदम से विकास का युग आ जाएगा। जैसे राजस्थान के अंदर कई जातियाँ ऐसी थी जो काफ़ी समय से बैकवर्ड थी, विशेष तौर पर मैं मीणा समाज की आपके सामने चर्चा करूंगा। जिस दिन से मीणा समाज को जनजातीय दर्जा मिला, आज कितने हरियाणा प्रदेश में भी IAS IPS मीणा समाज से हमारे सरकार के अंदर हैं। तो ये लोग भी अवसर की प्रतीक्षा में थे
अगर इनको अवसर मिलेगा तो इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और जिस दिन इनको जनजातीय दर्जा मिल जाएगा मैं मानता हूँ कि एकदम ये ऊंची श्रेणी के अंदर आ जाएंगे, इनका विकास हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने लिया है। उसके साथ साथ बहुत सी जो समस्याएं पोर्टल के माध्यम से आती थी उनके समाधान के लिए रोज़ाना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 2 घंटे बैठ के और वो इनका समाधान, जनता का इन समस्याओं का समाधान करें। एक और निर्णय हमारी हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा लिया है, जो निगमों के अंदर चेयरमैन हैं उनके भी फाइनेंशियल अधिकार बढ़ाए गए हैं और उनके साथ साथ उनको काम करने की और भी ज़्यादा आज़ादी दी गई है। तो बहुत जो यानी जिस दिन से वो कुर्सी के ऊपर आए हैं एक से एक बात अद्भुत और आश्चर्यजनक और जनता के हित के फैसले ले रहे हैं, और इसके आधार पर हम दावा कर सकते हैं कि हम आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में हमारा कार्यकर्ता आज से इतना उत्साहित है कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में। जैसा भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी डिक्लेयर करके गए हैं कि अगला हरियाणा प्रदेश का जो चुनाव होगा वो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में होगा। इसको लेकर आम कार्यकर्ता के अंदर भारी उत्साह है, और आगे आगे आप जैसा आप देखेंगे बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमारा जो 6 लाख का क्रीमी लेयर का जो सीमा लगा दी गई थी, मनोहर लाल जी का इसमें मकसद गलत नहीं था, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी सीनियर चपरासी की भी 50,000 से कम तनख्वाह नहीं है। तो 6 लाख रुपये क्रीमी लेयर के कारण हमारे क्लास 3 और क्लास 4 के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके बच्चे बैकवर्ड का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते थे। वो भी डिक्लेयर कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कि सेंटर का जो पैटर्न है जो 8 लाख का, और उसमें क्लास 3 और 4 की इनकम सैलरी की और उनकी अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है उसको भी क्लब नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा फैसला है। इससे बहुत गरीब परिवारों के बच्चों के बैकवर्ड के सर्टिफिकेट बन जाएंगे और वो केंद्र की सरकार में और जो प्रदेश की सरकार में नौकरियां हैं उनमें वो अप्लाई कर सकेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि बैकवर्ड क्लासेज की रिजर्वेशन में जो अनोमली थी, क्योंकि क्लास 1 और 2 में अभी भी रिजर्वेशन 15% है और क्लास 3 और 4 में 27% है। ए और बी कैटेगरी में 16+11 के हिसाब से हरियाणा प्रदेश में ये व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा कि इसकी भी हमें आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक रिजर्वेशन का पैटर्न एक ही हो। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, जो भी गरीब आदमी के हित के लिए जितनी भी बातें हैं उन एक एक को चिन्हित करके नायब सिंह सैनी जी उनके हित में निर्णय ले रहे हैं। और एक और निर्णय उन्होंने लिया है, भवन निर्माण कारीगर कल्याण बोर्ड के पास बहुत बड़ा पैसा पड़ा हुआ है। जिस समय हरियाणा सरकार में नायब सिंह सैनी जी मंत्री थे तो श्रम रोजगार का विभाग उनके पास था और मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं हरियाणा में चेयरमैन था। हम हर सप्ताह किसी न किसी इलाके के अंदर शिविर लगा के हज़ारों लोगों को, किसी को ट्राईसाइकिल, किसी को साइकिल, किसी को औजार खरीदने के पैसे, किसी को प्रसूति का खर्चा, किसी को मातृत्व अवकाश का खर्चा, किसी को कन्यादान की राशि, करोड़ों रुपया हर हफ्ते सैनी साहब वितरित किया करते थे। लेकिन 2019 में हमारी गठबंधन की सरकार बनी और ये महकमा हमारे गठबंधन के साथी के पास चला गया। उसके बाद गरीब आदमी को कोई लाभ नहीं मिला और हमारी सरकार की मजबूरी थी, मंत्रिमंडल उनके पास था। लेकिन जैसे ही ये मुख्यमंत्री बने हैं इन्होंने फिर उस विषय को उठाया और एक ही दिन में 80 करोड़ रुपया गरीबों के खाते में कन्यादान की राशि को डाल दिया और ये भी आगे डिक्लेयर कर दिया कि जिस भी गरीब की बेटी की शादी है उसमें कन्यादान की राशि शादी के बाद नहीं, शादी से 3 दिन पहले मिलेगी। तो इस किस्म के जनहित के फैसले रोज़ाना हरियाणा सरकार कर रही है और हम समझते हैं कि इससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जनता में भारी उत्साह है और जनता नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। और हमें उम्मीद है कि 2024 का जब ये विधानसभा चुनाव सितंबर-अक्टूबर में आएगा तो फिर हम पुनः हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। उसमें आप सबका, मीडिया के बंधुओं का, पत्रकार छायाकारों मित्रों का भी हमें सहयोग अपेक्षित रहेगा कि हमारी कमी हमें बताते रहें और हमारे जो अच्छे कार्यक्रम सरकार की तरफ से हो रहे हैं उनको जनता के अंदर ले जाते रहें। आपसे भी हमारी ये अपेक्षा रहेगी। इसी के साथ आप जो आए, आपने हमारे से बातें की, पूरी बात की, मैं पूरे प्रेस के सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जी, आपने कहा हमारी मजबूरी थी, मजबूरी में जनता का नुकसान कितना ही हो जाए, सत्ता जरूरी थी। कौन सी मजबूरी? जेजेपी की। हाँ, यस, ये मैंने कहा है और स्पष्ट तौर पर कहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है
कि गठबंधन की मजबूरी थी और मजबूरी में हमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, ये हम इसको मानते हैं। मतलब सत्ता में रहना ही एक मात्र लक्ष्य था कि सत्ता रखनी चाहिए। नहीं नहीं, उसमें सत्ता में रहते हुए अच्छे निर्णय भी हम बहुत कर पाए हैं। और कुछ मैंने एक ही विभाग का जिक्र किया है कि एक विभाग जो उनके पास था उन्होंने अपनी भूमिका अच्छी तरह से नहीं निभाई। बाकी अन्य जो निर्णय हरियाणा सरकार ने किए हैं गठबंधन के माध्यम से वो जनता के हित के किए हैं। मैंने एक विभाग का जिक्र किया है, श्रम और रोजगार विभाग का। दूसरा सवाल, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि डर के चलते घोषणाएं हो रही हैं? क्योंकि अगर ये घोषणा है, ये काम जो अभी आप कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन सिस्टम में सुधार या और चीज़ें कर रहे हैं, अगर ये सरकार में पहले हो जाती तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ पक्ष में हो सकते थे। हम सबको इतिहास से सीखना चाहिए और हम भी सीख के कर रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं डर है। डर नहीं है, डर नहीं है। अगर हमने किसी स्कीम में कोई कमी देखी है, हमेशा सुधार की एक प्रक्रिया संसार में चलती रहती है, संसार का नियम है सुधार। और जब हम कोई नई व्यवस्था देते हैं तो उसमें कोई न कोई कमी भी हो सकती है, और होती है तो उसमें सुधार की व्यवस्था होती है। तो ये सुधारात्मक प्रक्रिया है, कोई डर की बात नहीं है। पर लोकतंत्र के अंदर चुनाव आते हैं और चुनाव में जनता के हित के लिए फैसले किए जाते हैं, वो डर की बात नहीं होती, जनता के हित की बात होती है। सवाल मेरा ये नहीं था, परमिशन उन्होंने ली तो कुछ आदमियों के लिए 80,000 चीज़, 2 लाख से ज़्यादा के आदमी पूछ रहे। मेरा सवाल ये है कि उस बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, दोषी कौन है इस घटना में शामिल? देखिए, व्यवस्थाओं के लिए तो बराबर बाबा भी जिम्मेवार है। केवल मात्र किसी एक व्यवस्था के ऊपर जिम्मेदारी डाल के तो हम उसकी तीसरी नहीं कर सकते हैं। उससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि आपने इतने लोगों के प्रबंध की जब आपको उम्मीद थी तो आपने उसके लिए उचित प्रबंध व्यवस्था के लिए कार्यकर्ता क्यों नहीं खड़े किए, उनसे पूछना चाहिए। देखिए, पूरे दुनिया के अंदर, पूरी देश के अंदर राजीव गांधी राहुल गांधी जी के इस बयान के ऊपर चर्चा हो चुकी है कि पूरे एक समाज को टारगेट करके कि हिंदू मतलब हिंसा, हिंदू मतलब क्या क्या उन्होंने कहा है, और वो भी सदन के अंदर कहा है। तो उन बातों का तो जितना भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, उतनी कम है। और सारा देश ये मानता है भाई वो बिना बुद्धि के बोलता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस किस्म का आदमी देश के विपक्ष के नेता के पद के ऊपर है। लेकिन लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र के अंदर पता नहीं किसको कहाँ बिठा दें। अब उसको झेलेंगे जितने दिन झेला जाएगा। बीजेपी भारत देश है, बीजेपी राष्ट्र है, और इस राष्ट्र के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके कल्याण के लिए है। किसी कानून में ये नहीं लिखा है कि आयुष्मान भारत कार्ड केवल हिंदुओं का बनेगा। किसी में ये नहीं लिखा है कि PMIY योजना का जो मकानों का लाभ है केवल हिंदू को मिलेगा। कहीं ये नहीं लिखा है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो कनेक्शन मिलेंगे केवल हिंदू औरतों को मिलेंगे। लेकिन ये राष्ट्र के लिए काम करती है बीजेपी, देश के लिए काम करती है। इसलिए हमारा मकसद है राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम। हाँ ना, मैं कहता हूँ राष्ट्र प्रथम, यही है मेरा। तो हाँ, इसलिए तो कहीं भी बीजेपी ने कहीं किसी मैनिफेस्टो में, कहीं किसी वायदे में ये नहीं किया है कि ये योजना तो सिर्फ हिंदुओं के लिए होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।